friends, welcome to JK Shah Online. Today we are going to start with the marathon revision session of accounting standard number 13 of your CA Inter Group 1 Advanced Accounts. So we are starting with a very simple chapter, accounting standard 13, accounting for investments, right? तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज द अकाउंटिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, करेक्ट। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि सर इन्वेस्टमेंट्स होते क्या हैं। तो अगर एक सिंपल वर्ड्स में मैं बोलूं तो इन्वेस्टमेंट्स आर नथिंग बट असेट्स हेल्ड फॉर अर्निंग इनकम, ठीक है। तो जो भी एसेट आपने हेल्ड किया है फॉर अर्निंग इनकम वो बनते हैं आपके इन्वेस्टमेंट्स, करेक्ट। तो इनकम कौन से टाइप के? सर इनकम आप अर्न कर सकते हो इंटरेस्ट, इनकम आप अर्न कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, इनकम आप अर्न करोगे इन द फॉर्म ऑफ रेंट एंड इनकम आप अर्न करोगे इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन, करेक्ट। सो दीज आर कॉल्ड एज व्हाट? इन्वेस्टमेंट्स। और इन इन्वेस्टमेंट्स को कैसे अकाउंट करना है? अकाउंटिंग इज कवर्ड इन AS 13, ये उसका ऑब्जेक्टिव है, करेक्ट। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 बोलता है कि मैं इन्वेस्टमेंट्स के अकाउंटिंग को कवर करूंगा यहां पर। और इन्वेस्टमेंट्स वो होते हैं आपके एसेट्स जो आपने होल्ड किया हुआ है इनकम अर्न करने के लिए, या तो इंटरेस्ट, या तो डिविडेंड, या तो रेंट, या तो कैपिटल एप्रिसिएशन, करेक्ट। तो काफी सारे एग्जाम्पल्स होते हैं इन्वेस्टमेंट्स के। सो इफ आई टॉक अबाउट द एग्जाम्पल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, आई कैन से आपके इक्विटी शेयर्स हैं, करेक्ट, प्रेफरेंस शेयर्स है, लैंड एंड बिल्डिंग है, यस इवन लैंड एंड बिल्डिंग इज एन इन्वेस्टमेंट जिसको अलग से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज बोला जाता है, करेक्ट। देन उसके बाद आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, डिवेंचर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हो, करेक्ट, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, एक्सेट्रा। सो दीज आर फ्यू क्विक एग्जाम्पल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड का स्कोप को समझ लेते हैं कि कहाँ पे AS 13 अप्लाई नहीं होता। सो AS 13 डज नॉट अप्लाई, कहाँ पे नहीं अप्लाई होता? तो सर AS 13 नहीं अप्लाई होता है, पॉइंट नंबर 1, अकाउंटिंग फॉर इनकम्स ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब सर आप जो अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर इनकम्स अर्न करते हो उसकी अकाउंटिंग AS 13 कवर नहीं करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने इंटरेस्ट अर्न किया, आपने डिविडेंड अर्न किया, आपने रेंट अर्न किया, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट AS 13 में कवर्ड नहीं है। इंटरेस्ट और डिविडेंड का अकाउंटिंग इज कवर्ड इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 9, रेंट का अकाउंटिंग इज कवर्ड अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19। तो AS 13 इज कंप्लीटली साइलेंट। वो बोलता है भाई मैं क्यों अकाउंटिंग वापस कवर करूं, मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स को कैसे अकाउंट करना है वो मैं आपको बताऊंगा, करेक्ट। तो अगर चाहिए तो मैं यहाँ पे नंबर लिख देता हूं कि जो इनकम्स है वो आपके AS 9 और 19 में कवर्ड है, करेक्ट। उसके बाद स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होता है फॉर इन्वेस्टमेंट इन लीजेस, इन्वेस्टमेंट इन लीजेस। तो आपने जो लीज में पैसा इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, करेक्ट, वो कवर्ड होता है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 में। देन ये स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होता है बैंकिंग कंपनी को, NBFC को, इंश्योरेंस कंपनीज को, असेट मैनेजमेंट कंपनीज को, असेट मैनेजमेंट कंपनीज को भी अप्लाई नहीं होता है, और वेंचर कैपिटल्स को भी अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि इनके लिए अपना अपना अलग अलग कानून है। तो वो लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स को अकाउंट उसी कानून के हिसाब से करते हैं। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 उन पे अप्लाई होता ही नहीं है। एंड फोर्थली द स्टैंडर्ड ऑल्सो डज नॉट अप्लाई ऑन इन्वेस्टमेंट्स अंडर रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान्स। सो दीज आर द 4 स्पेसिफिक रिटायरमेंट बेनिफिट plans. So these are the 4 specific areas where the standard actually does not apply, correct। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं towards understanding the main part of the chapter, that is the measurement criteria।
क्योंकि देखिए एक इन्वेस्टमेंट को रिकॉग्नाइज करने का तो ऐसा स्पेसिफिक कोई रूल नहीं है, इन्वेस्टमेंट को AS 13 के हिसाब से रिकॉग्नाइज करने के लिए वो एक इन्वेस्टमेंट होना जरूरी है, बस इतना पॉइंट है, फिर उसको आप रिकॉग्नाइज कर लो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एज एन एसेट, करेक्ट, बट द पॉइंट इज कि उसको कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पे जब हम मेजरमेंट की बात करते हैं तो दो मेजरमेंट होता है, एक होता है इनिशियल मेजरमेंट और एक होता है सब्सिक्वेंट मेजरमेट। सब्सिक्वेंट मेजरमेट हमेशा बैलेंस शीट डेट पर होता है, करेक्ट, और जो इनिशियल मेजरमेंट है वो आज होगा अभी एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन। सो ऑलवेज रिमेंबर जब भी आप एसेट्स की बात करते हो, करेक्ट, तो उसका जो मेजरमेंट्स होता है दैट इज ऑलवेज ऑन द बैलेंस शीट डेट, दैट इज सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, और एक इनिशियल मेजरमेंट होता है ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, करेक्ट। तो ये अपना मेजरमेंट प्रिंसिपल्स है जो अपने को एक एक करके डिटेल में सीखना है, बट उसके पहले एक छोटा सा पॉइंट मैं फटाक से कवर करवा देता हूं, दैट इज इन्वेस्टमेंट के टाइप्स, करेक्ट, इन्वेस्टमेंट टाइप्स। तो आप सबको पता ही होगा कि इन्वेस्टमेंट्स में बेसिकली दो टाइप्स है, फर्स्ट इज कॉल्ड एज करंट इन्वेस्टमेंट्स एंड सेकेंड इज कॉल्ड एज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, बराबर। जो करंट इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उसका जो इंटेंशन टू होल्ड होता है दैट इज फॉर लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स, तो ही उसको करंट एसेट में क्लासिफाई करते हैं। सो यहां पर करंट इन्वेस्टमेंट्स मतलब क्या है, इंटेंट्स टू होल्ड फॉर लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स। बट व्हेन आई टॉक अबाउट नॉन करंट, तो यहां पर इंटेंशन इज व्हाट, टू होल्ड इट फॉर मोर देन 1 ईयर, दैट इज मोर देन 12 मंथ्स, इंटेंट्स टू होल्ड for greater than 12 months, so they are called as what, non current investments। और जो करंट इन्वेस्टमेंट्स होता है वहां पर आपकी इंटेंशन इज टू होल्ड इट फॉर लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स, राइट। तो आपके इन्वेस्टमेंट्स दो पार्ट्स में क्लासिफाई होता है, करंट इन्वेस्टमेंट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स दी मेजरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, करेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इनिशियल मेजरमेंट की। इनिशियल मेजरमेंट विच इज ऑलवेज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, करेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे कंसिडर करेंगे a situation where you have separately acquired an asset, that is separate acquisition, करेक्ट। आपने अलग से एक इन्वेस्टमेंट खरीदा है, तो इन केस ऑफ सेपरेट एक्विजिशन योर कॉस्ट विल बी इक्वल टू द परचेज प्राइस, करेक्ट, प्लस ब्रोकरेज प्लस GST ऑन ब्रोकरेज, करेक्ट, प्लस नॉन रिफंडेबल GST, क्योंकि अगर आपने गोल्ड वगैरह खरीदा है तो उसके ऊपर आपको नॉन रिफंडेबल GST होता है 3%, वो भी ऐड होगा, नॉन रिफंडेबल GST, प्लस यू मे ऑल्सो रिक्वायर टू पे इन सम केसेस स्टैम्प ड्यूटी, ट्रांसफर फीस और ट्रांसफर चार्जेस यू कॉल इट एज, करेक्ट। देन इन सम केसेस वी ऑल्सो हैव टू पे रजिस्ट्रेशन चार्जेस, करेक्ट। अब ये जो आपका डेटा है ये आगे बढ़ते जाएगा, करेक्ट, क्योंकि ये एक इंक्लूसिव लिस्ट है। तो यहां पर मैं सिंपल बोल देता हूं, ऐड एनी कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू परचेसेस, दैट्स इट, वो इसमें ऐड हो जाएगा। मतलब इट इज सिमिलर टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में जो आपने परचेस कॉस्ट निकाला था, बस वैसे ही कुछ है, करेक्ट। नाउ पॉइंट नंबर B, नाउ हियर यू हैव acquired by issue of shares or securities, means you have taken up investments by acquiring by
means you have acquired investments by issuing the shares and securities. So here your cost will be simply equal to the fair value of securities that you have issued. That's it. Simple है. Then point number C, acquired by issue acquired by exchange of another asset, means you have given up your old asset and acquired an investment. So in such case the cost will be equal to fair value of asset given up, correct, or fair value of investment taken up, whichever is more clearly evident. So whichever is more clearly evident, you consider that, correct. More clearly evident means which is more transparent, which is more trustworthy, which is more relevant. That fair value you have to consider. Then point number D. Now this is not any mode of acquisition. This is a simple treatment of your pre-acquisition interest and dividend. So this you guys have already learnt in your investment accounting. So we have a very simple treatment for this. If there is a pre-acquisition interest or dividend, what you guys have learned, you have to deduct it from cost of investment, comma, considering it as recovery of cost. But remember one thing guys, this treatment, that is you have to deduct it from the cost of the investment, is only possible if investments are acquired on cum interest or cum dividend prices. Means already the price that you have paid is inclusive of interest or inclusive of dividend for the period when you are not the owners, that is called as the pre-acquisition period. So you have already paid the interest and dividend to the seller. Then in such case, when you receive it back from the company, subtract it. But if you have already acquired on X interest or X dividend price, then you will not be subtracting this, correct. So you have already done this. Questions you have already solved in your investment accounting in the practicality part of the chapter. Then point number E, bonus shares, right. So bonus shares, always remember the cost is nil, but you have to recognize only the quantity within original investment account. Means where you have already recorded the shares, the original shares because of which you got the bonus today, go to that account, only record the quantity. So when you record the quantity, what will happen, your overall weighted average price will come down. So that is the best part when you get a bonus shares, your overall weighted average cost will come down. So recognized only the quantity within your original investment account, correct. Point number F, right shares. So you basically have two options with right shares. Your right offer you have accepted, or else the second option, you have renounced the offer. You have renounced the offer, correct. So if the offer is accepted, what is your cost? Cost will be equal to amount paid to company. So whatever amount paid to company for acquisition will become the cost of the asset, that is the cost of your right shares. And where will these right shares be recorded? So these right shares will be recorded within the original investment account, correct. तो इसको कहां पे रिकॉर्ड करेंगे हम लोग? Recognize with द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, मतलब इसका अलग अकाउंट नहीं ओपन करना है, आपका जो ऑलरेडी शेयर्स का अकाउंट ओपन है उसी के साथ जाके इसको जोड़ दो,
तो इससे क्या होगा पता है, फिर आपका वेटेड एवरेज प्राइस जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। मतलब सेम बोनस जैसा ही ट्रीटमेंट है, खाली फर्क ये है कि बोनस में आप सिर्फ क्वांटिटी रिकॉर्ड करते हो, इसमें क्वांटिटी के साथ साथ आपको अमाउंट भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। करेक्ट, दैट इज द बेस्ट पार्ट। अगर आपने अपना ऑफर रिनाउंस कर दिया, रिनाउंस मतलब अपन ने अपना राइट किसी और को बेच दिया, शेयर्स नहीं बेचा, अपना राइट बेच दिया, तो राइट ऑफर जब आप रिनाउंस करते हो तो आपको मिलता है रिनाउंसमेंट प्राइस। आपको क्या मिलता है? रिनाउंसमेंट प्राइस कॉमा विच इज अ प्रॉफिट। ऑब्वियसली इट्स अ प्रॉफिट बिकॉज इसके लिए कोई कॉस्ट तो इनकर किया नहीं है, बट जब बेचोगे तो पैसा मिलेगा। तो रिनाउंसमेंट प्राइस कॉमा विच इज अ प्रॉफिट टू बी रिकॉग्नाइज्ड टू P&L, टू बी रिकॉग्नाइज्ड टू PL। करेक्ट। तो इसका जनरल ट्रीटमेंट क्या है कि इसको P&L में डालना है। बट अगर आपने अपने ओरिजिनल शेयर्स कम राइट प्राइस बेसिस पर खरीदे और आज जो मार्केट प्राइस है दैट इज इमीडिएटली आफ्टर राइट, जिसको आप एक्स राइट प्राइस बोलते हो, वो मार्केट प्राइस अगर आपके कॉस्ट से नीचे आ गया, करेक्ट, तो आपको क्या करना है, रिनाउंसमेंट प्राइस जो है उसको आपके इन्वेस्टमेंट में से माइनस कर देना है, सो दैट आपका इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट जो है वो पहुंच जाएगा किस पे, मार्केट वैल्यू पे। तो एकदम सिंपल ट्रीटमेंट है सर, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वो क्या बोलता है कि इफ ओरिजिनल शेयर्स, मतलब जो एग्जिस्टिंग आपके पास इक्विटी शेयर्स है जिसके वजह से आपको राइट्स मिला है, उसको ओरिजिनल शेयर्स बोलते हैं। करेक्ट। सो इफ ओरिजिनल शेयर्स वर अक्वायर्ड ऑन कम राइट basis and now market price after rights is lower than cost, comma, then renouncement price deduct from cost only to the extent that cost equals market price। मतलब सर फॉर एग्जांपल आपकी कॉस्ट है 120 रुपए, ठीक है, आज जो मार्केट प्राइस है वो 100 रुपए पे गिर गया और आपको रिनाउंस के नाम पर 30 रुपीज रिसीव हुआ है। तो आपको सबसे पहले क्या समझना है कि मार्केट प्राइस आपके कॉस्ट से कम हो गया। करेक्ट। तो अगर मार्केट प्राइस आपके कॉस्ट से कम हुआ है तो आपका जो रिनाउंसमेंट प्राइस है वो सीधा P&L में नहीं जा सकता, तो इसका पेक्यूलियर ट्रीटमेंट है। स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि यहां पे आपको लगभग 20 रुपए का लॉस दिख रहा है, करेक्ट, तो वो बोलता है कि रिनाउंसमेंट में तो प्रॉफिट हुआ है, तो उस प्रॉफिट को आप एडजस्ट करो फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द एसेट। इतना ही आपको एडजस्ट करना है कि आपका कॉस्ट जो है वो मार्केट प्राइस से इक्वल हो जाएगा। मतलब आपको क्या करना है कि ये जो 30 रुपीज मिला है इसमें से आप 20 रुपीज माइनस कर दो इन्वेस्टमेंट में से और बाकी का जो 10 रुपीज है वो आप क्रेडिट कर दो P&L से। सो आपका जो कॉस्ट है 120, उसमें से आप रिनाउंस माइनस करोगे 20, तो आपका जो एसेट का कॉस्ट अब आएगा वो 100 रुपया होगा, विच विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू द मार्केट प्राइस विच इज इक्वल टू 100। सो ये बेसिक ट्रीटमेंट है। तो आपको कोई टेंशन नहीं, आपको एग्जाम में डेटा प्रोवाइडेड होगा, आपको खाली पढ़ के समझना है कि आपने खरीदा था 120 में, आज मार्केट प्राइस चल रहा है 100, करेक्ट, तो मार्केट प्राइस आपके प्राइस से कम हो गया, मतलब आपको तो नुकसान है। तो स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि जो रिनाउंसमेंट प्राइस आपको मिला है ना, उसमें से आप जितना नुकसान है, आपका 20 रुपया नुकसान है मेरा, वो नुकसान को आप इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट में से माइनस कर दो, तो वो नुकसान खत्म। तो आपका इन्वेस्टमेंट अब किस पे दिखेगा, मार्केट प्राइस पे जो 100 रुपया है, तो अभी कोई आपको लॉस यहाँ पे दिखने ही वाला नहीं है। और जो ऊपर का जो प्राइस जो भी आपके पास और पड़ा हुआ है अनाउंसमेंट के नाम पे, वो आप P&L में डाल दो। करेक्ट। तो ये एकदम सिंपल ट्रीटमेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया है पहले, तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। सो विद दिस अपना इनिशियल मेजरमेंट जो है वो खत्म होता है। अभी हम क्विकली बढ़ते हैं टुवर्ड्स सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, that is carrying value
इन्वेस्टमेंट ऑन बैलेंस शीट डेट। तो सर ये सिंपल कंसेप्ट है, बट इसके ऊपर काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो सबसे पहले सर हम बात करते हैं आपके करंट इन्वेस्टमेंट की, या तो फिर आप इसको बोलते हो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। तो स्टैंडर्ड क्या बोलता है मालूम है कि ऑन बैलेंस शीट डेट आपका जो करंट इन्वेस्टमेंट है वो कैरी होना चाहिए एट द लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर वैल्यू। सो स्टैंडर्ड बोलता है कैरी एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू, बराबर है। बट अगर समझो कॉस्ट कम है फेयर वैल्यू बढ़ा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सर, ऑलरेडी कॉस्ट पे खड़ा है, रहने दो कॉस्ट पे। मसला तो तब होगा जब फेयर वैल्यू छोटा हो जाएगा। तो इफ द फेयर वैल्यू इज लोअर तो लॉस होगा, करेक्ट। तो उस लॉस का प्रोविजन आपको क्रिएट करना पड़ेगा थ्रू P&L, करेक्ट। सो इफ फेयर वैल्यू इज लोअर, कॉमा, प्रोवाइड फॉर रिडक्शन in value by charging loss to P&L। बस इतनी सी बात है। तो बैलेंस शीट डेट पर आपने क्या करना है, आपके जितने भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स है या करंट इन्वेस्टमेंट्स है उनका कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विचएवर इज लोअर पकड़ना है। अब ये जो कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विचएवर इज लोअर है, ये आप कोशिश कीजिए कि इंडिविजुअली हर एक इन्वेस्टमेंट का आप चेक करें। सो फॉर इंडिविजुअल ईच एंड एवरी इन्वेस्टमेंट आप चेक करो कॉस्ट और फेयर वैल्यू विचएवर इज लोअर। ग्रुपिंग करते हैं बट इंडिविजुअली करना इज मोर कंजर्वेटिव। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 इक्विटी शेयर्स है तो पांचों इक्विटी शेयर्स, तो इसको ग्रुप करके ग्रुप कॉस्ट और ग्रुप एनआरवी विचएवर इज लोअर करते हैं। बट सर जितना आपको बेटर आंसर, बेटर प्रेजेंटेशन इंडिविजुअली करने में मिलेगा ना, उतना ग्रुप में कभी नहीं मिलेगा। सो ग्रुप इतना इंकरेज नहीं होता, बट इंडिविजुअली आप जो वैल्यू करते हो ना वो ज्यादा इंकरेज किया गया है यहां पर, राइट। बट वही ऑन दी अदर हैंड आपका जो लॉन्ग टर्म और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स है उनका कानून थोड़ा अलग है। तो स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि जो आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है उसको आपको कैरी किस पे करना है, कॉस्ट पे करना है। सो दीज आर कैरीड एट कॉस्ट। तो सर हमेशा कॉस्ट पे नहीं, कॉमा, अनलेस देयर इज रिडक्शन इन वैल्यू which is other than temporary in nature। सर ये क्या है सर, समझ में नहीं आया, अदर देन टेम्पररी नेचर। सर ध्यान दीजिएगा, जनरली आपके सारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो होते हैं ना वो कॉस्ट पर ही कैरी होते हैं। किस पे, कॉस्ट पर। बट सर अगर कभी किसी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर गई है तो आप पहले चेक करो ये वैल्यू टेम्पररी रीजंस की वजह से फॉल हुआ है, एक टेम्पररी फॉल है, वापस ऊपर चला जाएगा, या फिर अदर देन टेम्पररी मतलब काइंड ऑफ अ परमानेंट रिडक्शन, मतलब वापस प्राइस ऊपर जाने में एक अरसा निकल जाएगा। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो लॉस आपको बुक करना पड़ेगा, राइट। आप काफी सारे इक्विटी शेयर्स वगैरह की भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे येस बैंक के शेयर्स हो गए, वोडाफोन आइडिया के शेयर्स है, सत्यम कंप्यूटर्स वगैरह के शेयर्स है। तो इसमें बहुत भारी गिरावट आया था, राइट। और ये टेम्पररी नहीं था सर, ये ऑलमोस्ट मैं बोलूंगा अदर देन टेम्पररी था। तो सर आपको कैसे समझ में आया ये अदर देन टेम्पररी है? तो सर अदर देन टेम्पररी फॉल कैसे समझता है, जब कंपनी बहुत लॉस मेकिंग है, उसका मार्केट शेयर गिर गया है, मतलब उसका जो सेल्स है वो दिन ब दिन गिरते जा रहा है, या फिर कंपनी का नाम खराब हो गया है, कंपनी में कुछ स्कैम या फ्रॉड सामने आया है। तो ऐसे सब रीजंस की वजह से जब प्राइसेस गिरता है ना तो वो इतने आसानी से ऊपर जाता नहीं है, करेक्ट। उसको हम लोग बोलते हैं कि इट इज अदर देन टेम्पररी नेचर। तो ऐसे केस में आपको लॉस प्रोवाइड करना पड़ता है, करेक्ट। सो अनलेस देयर इज रिडक्शन इन वैल्यू व्हिच इज अदर देन टेम्पररी इन नेचर, ओके। सो यहां पर लॉस इफ एनी will be provided by charging to P&L। तो आपको जो भी लॉस है वो P&L को डेबिट करना है और इसका प्रोविजन क्रिएट करना है, राइट। सो दिस इज द कंसेप्ट विद रिस्पेक्ट टू
subsequent measurement on the balance sheet date. So current investment carry at lower of cost or fair value, and long term investment generally carried at cost. But if there is a reduction in value which is other than temporary in nature, please go for a reduction in value, and that loss has to be charged to P&L. राइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज रिक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. ना ये बहुत ही सिंपल पार्ट है और इसके ऊपर काफी बारी क्वेश्चंस भी आया हुआ है. सर रिक्लासिफिकेशन मतलब क्या हो रहा है कि आपके पास करंट इन्वेस्टमेंट है, आप उसको रिक्लासिफाई कर रहे हो टू नॉन करंट. तो ऐसा होता है जब कंपनी अपना इंटेंशन चेंज करती है उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को लेकर. सर करंट इन्वेस्टमेंट में मेरा इंटेंशन है कि मैं उसको 12 महीने के अंदर बेच देगा, बट अगर मेरा इंटेंशन इज टू नाउ होल्ड इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड, 2-3 साल 4 साल मुझे होल्ड करना है, तो मेरा इंटेंशन बदल गया. तो जब इंटेंशन बदलता है तो बैलेंस शीट में उसका प्रेजेंटेशन भी चेंज हो जाएगा. तो जनरली आपका जो करंट इन्वेस्टमेंट है वो करंट एसेट में खड़ा रहता है बैलेंस शीट में, और जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है वो एनसीए में रहता है, नॉन करंट एसेट्स में. तो आपको इसे करंट से नॉन करंट में ट्रांसफर करना है. करेक्ट. तो ट्रांसफर कौन से वैल्यू पे करना है वो हम सीख रहे हैं. करेक्ट. तो स्टैंडर्ड क्या बोलता है, ट्रांसफर एट लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ रिक्लासिफिकेशन. राइट. तो जिस दिन आप रिक्लासिफिकेशन कर रहे हो उस दिन आप लोग करंट एसेट से नॉन करंट एसेट में ट्रांसफर करोगे इन्वेस्टमेंट को एट द लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर वैल्यू. सो कॉस्ट और फेयर वैल्यू में जो लोअर है उस पर आप ट्रांसफर करोगे, और रिक्लासिफिकेशन पे अगर कोई प्रॉफिट या लॉस हुआ, एनी गेन और लॉस ऑन रिक्लासिफिकेशन should be recognized to P&L immediately. तो आपको तुरंत P&L में उस प्रॉफिट या लॉस को रिकॉर्ड करना पड़ेगा. करेक्ट. ये एक सिचुएशन हुआ. अब इसमें दूसरा सिचुएशन होगा कि आपके पास कुछ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स है, मतलब आप जिनको लंबा होल्ड करने वाले हो, बट अभी आपका इंटेंशन बदल गया कि नहीं भाई इसको अभी तुरंत अपन अच्छा रेट मिलते ही बेच देंगे. तो सर सेम लॉजिक, जो नॉन करंट है वो आपके बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट पे दिखता है, और जो करंट इन्वेस्टमेंट है वो आपके बैलेंस शीट में करंट एसेट में दिखेगा. सो बेसिकली आपको इसे नॉन करंट से करंट में ट्रांसफर करना है. करेक्ट. यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ ट्रांसफर करना है. सो यहाँ पर ट्रांसफर किस पे होगा, तो स्टैंडर्ड बोलता है यू हैव टू ट्रांसफर एट लोअर ऑफ कॉस्ट और बुक वैल्यू on the date of reclassification. अभी सर इसमें आपको एक कॉमन सेंस में बताता हूं. यहां पर उसने क्या बोला है कि यू हैव टू ट्रांसफर एट द लोअर ऑफ कॉस्ट और बुक वैल्यू. करेक्ट. तो सर एक कॉमन सेंस है ना, आपका जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, वो बुक्स में हमेशा कॉस्ट पे तो पड़ा रहता है. तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में उसका जो कॉस्ट और बुक वैल्यू वो तो सेम ही रहेगा. राइट. कॉस्ट और बुक वैल्यू अलग कब होगा, जब आपने कोई परमानेंट डिक्लाइन रिकॉर्ड किया, तो उसमें भी क्या होगा, बुक वैल्यू ही छोटा रहने वाला है, कॉस्ट तो बड़ा रहेगा. तो अगर आप एक थोड़ा दिमाग लगाओगे ना, तो इसमें ट्रांसफर हमेशा बुक वैल्यू पे ही होगा. ट्रांसफर हमेशा बुक वैल्यू पे ही होगा, क्योंकि अगर समझो आपका कॉस्ट और बुक वैल्यू दोनों इक्वल है तो आप बुक वैल्यू पे ट्रांसफर कर दोगे. ये कब होगा, जब कोई परमानेंट डिडक्शन हुआ ही नहीं है. बट जब कोई परमानेंट डिडक्शन हुआ है तो आपका कॉस्ट बड़ा रहेगा और बुक वैल्यू छोटा रहेगा, क्योंकि परमानेंट डिडक्शन हमने रिकॉर्ड किया तो बुक वैल्यू कम हो जाएगा. तो आपको ट्रांसफर बुक वैल्यू पे ही करना है. तो सर चाहे कुछ भी सिचुएशन हो, मतलब कभी परमानेंट डिडक्शन हुआ हो या नहीं हुआ हो, राइट, आपको बुक वैल्यू पे ही ट्रांसफर करना है. और अगर आप बुक वैल्यू पे ही ट्रांसफर कर रहे हो तो गेन और लॉस आने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि इट इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट बुक वैल्यू, यू आर ट्रांसफरिंग एट बुक वैल्यू. तो सर इसमें गेन और लॉस का तो कोई चांस आएगा ही नहीं. आई होप आप समझ रहे हैं बात को. राइट. So this is the very simple concept of reclassification of investments. Right. अब एक और
पॉइंट है जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना है, विच इज अ वेरी वेरी सिंपल पॉइंट, दैट इज गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। करेक्ट। तो स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि जो गेन और लॉस है रिकॉर्ड टू पी एंड एल, रिकॉर्ड टू पी एंड एल, और डिस्पोजल का मतलब क्या है, आई एम टॉकिंग अबाउट सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो जब आप इन्वेस्टमेंट्स को बेचोगे, करेक्ट, तो इन्वेस्टमेंट्स को बेचने पे जो भी फायदा या नुकसान होगा दैट विल बी रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली टू द पी एंड एल अकाउंट, राइट। तो ओवरऑल इट्स अ वेरी वेरी सिंपल चैप्टर, राइट। यहाँ पे अपना थियोरेटिकल डिस्कशन भी कंप्लीट होता है, और अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इसका जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट वगैरह सब बना के एडजस्टमेंट्स दिए होते हैं कि आपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स खरीदे हैं, बेचे हैं, तो उसमें आपको प्रैक्टिकलिटी में क्वेश्चन आता है। बट अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू बात करोगे तो यहां से आपको क्वेश्चन मेजरली रिक्लासिफिकेशन पे आता है, या तो फिर आपको क्वेश्चन सब्सिक्वेंट मेजरमेंट पे आता है कि 31 मार्च है, बैलेंस शीट डेट है, तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को बुक्स में कैसे शो करें, या तो फिर आपको रिनाउंसमेंट ऑफ राइट वाला जो ये सेकंड वाला पार्ट है जिसका मैंने यहाँ पे आपको एक रफ एग्जांपल बताया, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आया है। बाकी अगर कुछ आना है तो ऊपर से कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से कुछ एमसीक्यू आया तो आ सकता है, राइट। बट ओवरऑल दीज आर द ओनली क्वेश्चंस व्हिच आर जनरली एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर, राइट। तो एक क्वेश्चन हम लोग गो थ्रू करेंगे इसके ऊपर विथ रिस्पेक्ट टू रिक्लासिफिकेशन का, राइट। चलिए देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पर, इसको क्विकली हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या हो रहा है देखिए यहाँ पर, भरत लिमिटेड वांट्स टू रिक्लासिफाई इट्स इन्वेस्टमेंट इन अकॉर्डेंस विद AS 13। तो ये रिक्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। डिसाइड ऑन द अमाउंट ऑफ ट्रांसफर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, अ पोर्शन ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट परचेस्ड फॉर 20 लाख to be reclassified as long-term investments as the company has decided to retain them. The market value as on the date of balance sheet was 25 लाख रुपीस। तो यहाँ पर करंट इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में रिक्लासीफाई हो रहा है, तो रिक्लासिफिकेशन विल बी डन एट द लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू। तो कॉस्ट तो 20 लाख है और फेयर मार्केट वैल्यू 25 है, तो सीधी बात है हम लोग किस पे ट्रांसफर करेंगे, कॉस्ट पे ट्रांसफर करेंगे। मतलब आपका एसेट बुक्स में कॉस्ट पे रिकॉर्डेड है और वो ट्रांसफर भी कॉस्ट पे ही हो रहा है, तो सीधी बात है देयर विल बी नो प्रॉफिट और लॉस ऑन रिक्लासिफिकेशन। रिक्लासिफिकेशन पे कोई फायदा या नुकसान रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, करेक्ट। तो फर्स्ट केस में हम लोग कॉस्ट पे ट्रांसफर कर रहे हैं। देन सेकंड केस, अनदर पोर्शन ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट्स परचेस्ड फॉर 15 लाख। आपने 15 लाख में करंट इन्वेस्टमेंट परचेज किया था, टू बी रिक्लासिफाइड एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। मतलब आप यहाँ पर वापस एक शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करने की बात कर रहे हो, रिक्लासिफाई करने की बात कर रहे हो। एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट एज ऑन दैट डेट इज ओनली 6.5 लाख। मतलब बैलेंस शीट डेट पर जब आप रिक्लासिफिकेशन कर रहे हो तो एसेट की मार्केट वैल्यू सिर्फ 6.5 लाख रुपए है। तो कहना है यहाँ पे आप फेयर वैल्यू पे ट्रांसफर करोगे बिकॉज इट इज लोअर, और आपको लॉस बुक करना पड़ेगा 15 माइनस 6.5, 8.5 लाख रुपए का आपको लॉस भी P&L में रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, बराबर है। चलिए पॉइंट नंबर 3, सर्टन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर नो लॉन्गर कंसिडर्ड फॉर होल्डिंग पर्पस। ओके, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, आप होल्ड नहीं करना चाहते तो सीधी बात है उसे रिक्लासिफाई करना पड़ेगा करंट इन्वेस्टमेंट में। द ओरिजिनल कॉस्ट वाज 18 लाख बट had been written down to 12 lakh to recognize a permanent decline। तो परमानेंट डिक्लाइन होने की वजह से आपने बुक्स में 18 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट को 12 लाख पे राइट डाउन कर दिया। तो कैनाई से 18 लाख आपका कॉस्ट है और अभी बुक्स में 12 लाख पे खड़ा है, तो 12 लाख आपका बुक वैल्यू है और अपने को यूज करना है प्रिंसिपल कॉस्ट और बुक वैल्यू विच एवर इज लोअर, करेक्ट। तो यहां पर मैं ट्रांसफर करूंगा किस पे, बुक वैल्यू पे। और क्या मुझे ये 12 और 18 के बीच का जो 6 लाख रुपए का फर्क है उसका लॉस मुझे अभी बुक करना है? बिल्कुल नहीं, उसका लॉस ऑलरेडी पास्ट में कभी तो बुक हो गया है जब परमानेंट डिक्लाइन हुआ था, क्योंकि ये जो लॉस है ये डिक्लाइन इन वैल्यू का लॉस है, रिक्लासिफिकेशन का लॉस नहीं है, राइट। चलिए अब एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, ये भी देखते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें स्टूडेंट गड़बड़ करने का बहुत प्रोबेबिलिटी है। सो देखिए हो क्या रहा है यहाँ पर, सबका बैंक हैज क्लासिफाइड इट्स टोटल इन्वेस्टमेंट्स ऑन 31 मार्च 2017। मतलब बैलेंस शीट डेट पर उसने अपने इन्वेस्टमेंट्स को 3 अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई किया है, हेल्ड टू मैच्योरिटी, अवेलेबल फॉर सेल एंड हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। हेल्ड टू मैच्योरिटी इन्वेस्टमेंट्स आर कैरीड एट एक्विजिशन कॉस्ट लेस amortized अमाउंट।
Available for sale investments are carried at mark to market price and held for trading investments are valued at weekly intervals at market rate or as per the prices declared by FIMMDA, that is Federation of International Money Market Derivative Association. आपको फुल फॉर्म याद रखने की जरूरत नहीं है. Any depreciation, that is reduction in value, is charged to P&L, that is charged to revenue, and net appreciation, that is increase in value, if any, is ignored. Comment whether the policy of the bank is in accordance with AS 13. तो सर जब ये क्वेश्चन पहली बार स्टूडेंट पढ़ता है वो बोलता है कि सर बैंक ने गलत किया है, क्योंकि यहाँ पर 3 कैटेगरी उसने बनाया, हेल्ड टू मैच्योरिटी, अवेलेबल फॉर सेल, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग. तो ऐसा कुछ AS 13 में होता नहीं है. AS 13 में या तो शॉर्ट टर्म होता है या तो लॉन्ग टर्म होता है, और बैलेंस शीट डेट पे शॉर्ट टर्म कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर पे जाता है और लॉन्ग टर्म तो कॉस्ट पे जाता है. तो इन्होंने ऐसा तो कुछ किया ही नहीं है. मतलब बैंक ने तो सब सारा कुछ गलत फसलत करके रखा है. तो सर आपकी सोच गलत है, क्योंकि ये बैंक है और बैंक के ऊपर ये स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होता है. स्कोप में अपन ने पढ़ा था, करेक्ट. तो अगर ये बैंक है तो ये जो भी उसने किया हुआ है ना, ये हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, अवेलेबल फॉर सेल वगैरह जो भी है, और इसका जो भी वैल्यूएशन का टेक्निक है, ये सब आरबीआई के गाइडलाइंस के मुताबिक हुआ है. तो इन्होंने ऑलरेडी आरबीआई के गाइडलाइंस को फॉलो किया है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को फॉलो किया है, तो इनको वापस AS 13 फॉलो करने की जरूरत नहीं है. तो इवन इफ दे हैव नॉट कंप्लाइड विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, स्टिल इट इज नॉट कॉल्ड एज अ नॉन कंप्लायंस बिकॉज दे आर कंप्लाइंग विद आरबीआई गाइडलाइंस. और अपने को ऑलरेडी पता है कि सर अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कभी भी किसी कानून के ऊपर नहीं होता है. तो आरबीआई गाइडलाइंस, सेबी गाइडलाइंस, ये सब हमेशा अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर ही रहेगा, राइट. तो ये 2 क्वेश्चंस थे जो मुझे आपके साथ क्विकली डिस्कस करना था. सो विद दिस हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 को करते हैं फुल स्टॉप, राइट. थैंक यू वेरी मच.